प्रारंभ करें। आप लोगों को कुछ रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती हो रहा है। 75वें वर्ष के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में इसको लेकर एक ऊर्जा उत्साह का वातावरण देखने में आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है और इस मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो विविध क्षेत्रों में काम किए हैं, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग और समाज के वो वर्ग जो लक्षित समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कौशल विकास और स्वावलंबन, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जहां हमने छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु जनजातियां, इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरुआत करके 36,164 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई और इन स्कीमों से 11 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। ऐसी छात्रों और अन्य छात्रों के लिए जो मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति है, उसमें 224.70 लाख लाभार्थी और लगभग 3,280.7 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। एससी के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर जो छात्रवृत्ति है वो 834.29 लाख इसमें लाभार्थी और लगभग 24,968.55 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के अंतर्गत किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कि हमारे विद्यार्थियों के लिए और एक उत्कृष्ट योजना ये प्रारंभ की गई। इस उत्कृष्ट योजना में हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 3,000 छात्रों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें वो निजी मान्यता प्राप्त, ख्याति प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की अपनी पढ़ाई उन विद्यालयों के माध्यम से कर सकेंगे और उनकी वहां पर वो आवासीय विद्यालयों में इनको विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, जिनकी शैक्षणिक फीस, छात्रावास के फीस, मेस सहित ये सारे के सारे खर्चे इस योजना में विभाग के द्वारा उठाए जाएंगे। मैं भी नोएडा गया था इस कार्यक्रम के अवसर पर और वहां पर इस योजना में चयनित होने वाले
छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए थे। एक छात्र मेरठ का आया था, उसमें मेरठ के थे, अलीगढ़ के थे, गाजियाबाद के थे, दिल्ली के थे, देश के कई राज्यों के विद्यार्थी इस योजना में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास हुए थे वहां पर आए थे। एक अस्तित्व आनंद नाम का विद्यार्थी, बहुत गरीब परिवार का, वह अनुसूचित जाति का छात्र, मेरठ से 4 किलोमीटर दूर से रोज साइकिल से मेरठ पढ़ने के लिए आता था। अब जब उसका इस योजना में चयन हुआ, उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आया कि अब हम अपनी शिक्षा अच्छे निजी विद्यालय में, इस विद्यालय में हम अपनी पढ़ाई हम कर सकेंगे। वो भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐसे छात्र छात्राओं के पालक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आ रहा है। जब मैंने उस अस्तित्व आनंद नाम के विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ाई के किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। एक बेटी, और बहुत ग्रामीण अंचल से, काफी आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब परिवार से वो बेटी आई थी। उससे मैंने पूछा कि बेटी तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? उस बेटी ने कहा कि मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। गरीब परिवारों के ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए ये योजना हमारे मील के पत्थर के समान साबित होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी आए थे, वो सारे के सारे विद्यार्थी जो चयनित होकर आए थे, उन विद्यार्थियों से जितनों से मैंने चर्चा की, हर एक से चर्चा करने के अलग तरह का अनूठा आनंद रहा। पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, एक वर्ष में लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को हम इस योजना के अंतर्गत लेने वाले हैं। वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बच्चे छात्र छात्राएं चयनित होकर आएंगे, वो जहां पर पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने का, उनकी शैक्षणिक फीस का, उनकी ट्यूशन फीस का सारा वे भारत सरकार के द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उठाया जाने वाला है। और ये योजना हमारे इन वर्ग के विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास का भाव लाकर वो जीवन में कैसे अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और समाज में एक आदर्श के रूप में, क्योंकि जब किसी एक गरीब परिवार का इस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जब वो आगे आता है, जब वो सक्षम होता है, तो केवल एक विद्यार्थी सक्षम नहीं होता है, बल्कि इस योजना का लाभ लेने वाला वो परिवार भी सक्षम होता है। और जब परिवार सक्षम होता है तो समाज को सक्षम करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता है। यही नौजवान ऐसे परिवार देश को आर्थिक विकास की दृष्टि से सक्षम बनाने में और आत्मविश्वास के साथ में अपना योगदान देते हैं। जो हमारी पीएम अजय योजना है, इस पीएम अजय योजना में आने वाले 5 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान हम लोगों ने बनाया है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेकर हमारा अनुसूचित जाति का नौजवान आगे आता है, जो उसको भी रोजगार देने वाला और उस रोजगार के माध्यम से और भी युवाओं को रोजगार देने वाला है, ऐसे कामों को और सक्षमता के साथ में, उनको आत्मविश्वास के साथ में मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति की संख्या जहां पर है, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। और अभी तक हम लोग इसमें लगभग 24,000 गांव को ले रहे थे, लेकिन आने वाले 4 वर्षों में और इसमें लगभग 50,000 गांव को लेकर के उस गांव में प्रधानमंत्री आदर्श आवास के गांव उनके सबके बने, वहां घरों में पानी नल से माध्यम से पानी वहां पर पहुंचे,
वहां पर बाल मृत्यु दर में भी कमी, बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में वहां पर कमी आए। और इन सबके साथ ही साथ ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी उन गांव में जोड़ी जाए। ऐसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इन गांवों को आदर्श बनाने के लिए भी हम लोग एक और जहां प्रयास कर रहे हैं, उसमें 20 लाख रुपए उस गांव के लिए दी जाएगी और राज्य सरकारों से भी अनुदान प्राप्त करने के लिए अगर सहमति दी जाती है तो 5 लाख रुपए और उसमें जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में और जिन गांव में अभी काम हो रहा है उन गांव के लोगों की जीवन शैली में बदलाव देखने में आ रहा है। जब उनका अपना खुद का मकान बन जाता है, अच्छे आवास में जब वो रहने लगते हैं, इसके पहले दृश्य देखने में आता था कि जब बारिश आती थी तो बरसाती का टुकड़ा, कई बार फ्लैक्स के टुकड़े, जो बड़े कार्यक्रमों के फ्लैक्स लगते हैं उनके पुराने हो जाने पर वो फ्लैक्स के टुकड़े अपने मकानों पर लगाया करते थे। लेकिन आज वो फ्लैक्स के टुकड़े अब नजर नहीं आते। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको वहां पर मिल रहा है। बाकी अन्य शासन की योजनाओं का लाभ भी वहां पर पहुंचाए जाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में वहां पर काम कर रहे हैं। हमारी जो नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना है, इस नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिवर्ष 100 छात्रों को वो बाहर जाकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहां पर पीएचडी करना चाहते हैं और अन्य तरह के वो कोर्स करना चाहते हैं। ऐसे प्रतिवर्ष 100 मेधावी छात्रों को इस योजना के माध्यम से उनका आने का, जाने का, रहने का, ठहरने का, शिक्षा का और एक विद्यार्थी पर उसकी शैक्षणिक स्थिति और देश के हिसाब से 1 करोड़ रुपया से लेकर लगभग 1.5 करोड़ रुपया और 2 करोड़ रुपए तक की राशि उस अनुसूचित जाति के उस छात्र पर खर्च करने की योजना, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर हमारी जो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है, इस राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के जो हमारे छात्र हैं, जो एमफिल, पीएचडी और इस तरह के डिग्री कोर्स करने के लिए, तो ऐसे छात्रों के लिए भी वो सरकार 2015 से लेकर और अभी तक लगभग इस योजना में 1511.65 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जिसमें 18,036 और इसमें लाभार्थी हुए। जो हमारी ओबीसी, एबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति है, इसमें 563.9 लाख विद्यार्थी और लगभग 1195.33 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के ऊपर किया गया। ऐसे ओबीसी, एबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति है, इसमें लगभग 302.5 लाख लाभार्थियों को 8,186.56 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। ओबीसी के छात्र छात्राओं के जो गांव से आने वाले छात्र हैं, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास की सुविधा नहीं होने के कारण वो किराए का मकान लेकर रहते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी और छात्रावास योजना से लगभग 16,870 सीटों वाले छात्रावासों के निर्माण के लिए 260.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। एक बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने और देश के सामने है कि जो मद्यपान का और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को कैसे इस चक्र से बाहर निकालकर एक और उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव लेकर आना, उनको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी करने का भाव उनके अंदर जागृत करना। और इसके लिए भी सरकार जो 272 लगभग ऐसे संवेदनशील जिले चिन्हित किए गए, जहां पर बड़ी मात्रा में तरह तरह के नशों का प्रयोग करके हमारी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है,
हम लोगों ने तय किया है ऐसे 272 संवेदनशील जिलों में से लगभग 100 जिले इस वर्ष हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नशा मुक्त भारत अभियान योजना है, उस नशा मुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत इन 100 जिलों को और नशा मुक्त करने के लिए सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वैच्छिक संगठनों के एनजीओ के सहयोग से इन 100 जिलों को हमने लक्ष्य बनाया। मैं भी हरिद्वार गया था, उसमें एक नशा मुक्ति केंद्र पर मैं गया। उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर वहां पर जो युवा वहां पर भर्ती थे उन सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए जब मैं उस एक युवा से मैं बात कर रहा था और उस युवा ने बताया कि मैंने कहा तुम यहां पर कैसे आए? उसने कहा कि हम अपने मित्रों के साथ बैठते थे और हमारे मित्र इस तरह का नशे का उपयोग करते थे। उन्होंने हमसे कहा, पहले तो मैं मना किया, लेकिन हमारे मित्रों ने आग्रह किया कि एक बार इसका प्रयोग करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर मुझे वो नशे की आदत लग गई। बाद में नशे की आदत इतनी बुरी तरह की लग गई कि मैं सामान चुराने लगा। पहले घर का सामान चुराया, फिर बाद में बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर भीड़ वाले स्थानों से किसी का मोबाइल फोन हो इस तरह के सामान उठाकर उसको बेच करके नशे की आदत को पूरा करने लगा। फिर किसी ने लाकर मुझको यहां पर रखा और यहां आने के बाद फिर तरह तरह की थेरेपी के माध्यम से, योग के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मुझे यहां पर जब जोड़ा गया तो मेरे अंदर फिर मन में एक भावना आई कि मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। और बाहर वो नौजवान बाहर भी निकला। अब वो नौजवान वहां से उसको ठीक होने के बाद जाने को भी कहा गया, लेकिन अब वो वहां से जा नहीं रहा है। आज वो नौजवान हरिद्वार में आप जाकर देखना, आज वो नौजवान वहीं रहकर और वहां जो युवा आते हैं उन युवाओं को काउंसलिंग करने का काम उस नौजवान के द्वारा किया जा रहा है। एक और जहां वो काउंसलिंग कर रहा है उस संस्थान के लिखा पढ़ी के काम में, वाहन चलाने के काम में और बाकी सारी गतिविधियों के माध्यम से उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि हमको मुझे अपने इस काम के साथ में जुड़ करके समाज की इस बड़ी बुराई को खत्म करने में अपना योगदान यहां पर देना है। दिल्ली में एक नशा मुक्ति केंद्र में मैं गया। उस नशा मुक्ति केंद्र में जाकर एक बेटी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो बेटी से जब उसके संबंध में जब बातचीत हुई तो वो बेटी वहां पर उसके माता पिता नहीं थे। वो नशे की आदत का शिकार हो गई। एनजीओ ने पहल की, उस बेटी को उस नशा मुक्ति केंद्र में लाकर रखा गया। वो उससे नशे की आदत से अपने निकल के बाहर आ गई। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो ठीक हो गई, उसकी शादी भी हो गई। शादी हो जाने के कुछ दिन के बाद फिर न जाने किस तरह से उसको फिर से जब नशे की आदत लगने लगी तो उसका परिवार बिगड़ने लगा। परिवार बिखरने लगा, उसको ले जाकर फिर वहां पर रखा गया। उस बेटी से जब मैं मिला, वो ठीक हो गई। केवल ठीक ही नहीं हुई, आज वो बेटी पश्चाताप के उस दौर से गुजर रही। उसने तय कर लिया कि जिस दौर से हम गुजरे हैं ऐसा किसी बेटी को, किसी भाई को जो है ना, इस दौर से ना निकलना पड़े, परिवार उसका बिखरने ना पाए। और आज वो नशा मुक्ति केंद्र में रहकर आज बहुत बड़े काउंसलिंग करने का काम उस बेटी के द्वारा किया जा रहा है। ये नशा की बहुत बड़ी चुनौती समाज के सामने है। विभाग, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने बाकी विभागों का सहयोग लेते हुए, राज्य सरकार का सहयोग लेते हुए, शैक्षिक संगठनों का, एनजीओ का सहयोग लेते हुए, और इसमें आप सबसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई अच्छा उदाहरण हमारे सामने अगर आता है, जो एक बार व्यक्ति वहां पर गया, वहां से निकल के आया, तो ऐसे अच्छे रोल मॉडल को समाज के सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत केवल चौथा स्तंभ ही नहीं होता है। समाज का एक बहुत जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व वाला काम आपके हाथ में होता है। तो आप अपने कार्य के माध्यम से भी इस नशा मुक्त भारत अभियान में आपका अभियान जुड़ेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और हमारी योजना है कि हर जिले में हम एक सीनियर सिटीजन होम हम करना चाहते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग समाज जीवन में ऐसे हमको देखने को मिलते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है,
ना बेटा है ना बेटी है। कुछ परिवार ऐसे भी मिलते हैं कि जिनके बेटा या बेटी हैं, लेकिन वो बड़े हो गए, शिक्षा अर्जित किया और शिक्षा अर्जित करने के बाद पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए। अब परिवार में वो केवल बुजुर्ग अकेला है, या तो उसकी मां रह गई या पिता अकेले रह गए। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर जिले में कम से कम एक सीनियर सिटीजन होम हो, और सीनियर सिटीजन होम के माध्यम से इन वरिष्ठ नागरिकों को केवल वहां पर रहने खाने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की चिंता, और स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी अपने जीवन में गतिशीलता बनाए रखना चाहते हैं। उनके अंदर जिस तरह की क्षमताएं हैं, बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं कि जिनको अभी अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे अपने वरिष्ठ नागरिकों को, ऐसे अनुभवी और व्यक्तियों की चाह रखने वाले व्यक्तियों को, ताकि वो अपने संस्थान में उनकी सेवाओं का लाभ ले सके, और इसके लिए भी सरकार के द्वारा इसके अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। सेट पोर्टल के माध्यम से और सेक्रेट योजना के माध्यम से, और इसमें 9 स्टार्टअप का चयन भी किया गया रजत अर्थव्यवस्था में, इसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारा जो दिव्यांगता वित्त, दिव्यांगता सशक्तिकरण हमारा जो विभाग है, इस दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से जो दिव्यांगजन हमारा अधिकार अधिनियम 2016 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, ताकि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने काम को गतिशीलता के साथ में उसको प्रभावी रूप से समाज में आगे ला सकें। इस अधिनियम में लगभग 32 राज्यों ने, संग्रह क्षेत्रों ने इसको अधिसूचित कर दिया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख ने इसको अधिसूचित नहीं किया है। इस अधिनियम में जो प्रमुख रूप से बातें हैं कि पहले जो दिव्यांगता की केवल 7 श्रेणियां थी, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। ऐसे हमारे जो दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% आरक्षण था, इस आरक्षण को बढ़ाकर 4% किया गया, और साथ ही साथ जो दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में और जो 4% की जो हमारी आरक्षण की सुविधा थी, उसको भी बढ़ाया गया। अभी हमारे दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार ने 3566 पदों को अधिसूचित किया है। हमारे जो परिवहन है, आईटी सिस्टम है, यहां पर भी दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम्य वातावरण बनाने की पहल, उस पर भी हमारा पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के अंदर कौशल विकास, उनको कैसे कौशल विकास के कामों के साथ में जोड़कर उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव लाया जा सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों को देखा। मैं कल ही अहमदाबाद में था, और वहां पर दिव्यांगजनों को जो लोन स्वीकृत हुए थे, उसके सर्टिफिकेट देने का जब काम किया जा रहा था, एक कांताबेन नाम की हमारे बहन एक पैर से दिव्यांग थी। जब वो वहां से चलकर यहां तक आई, हमने उसको वो लोन स्वीकृति का जब पत्र दिया, वो पत्र देने के बाद उस बहन से मैंने पूछा कि बहन आप क्या करती हो, और ये लोन लिया तो आप इसको, अपने काम को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। उस बहन ने बताया कि वो घर में गाय को पालने का काम करती है, लेकिन उसके पास अभी कम संख्या में गाय है। ये जो लोन स्वीकृत हुआ है, उसने बताया कि हम अपने काम को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से हम इस काम को अपना बढ़ाएंगे। वो एक पैर से वो बहन दिव्यांग थी, लेकिन उसके बाहर से यहां तक चल के आने में एक आत्मविश्वास का भाव था, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति थी। दिव्यांगता को उसने अपने जीवन की प्रगति की राह में बाधा नहीं बनने दिया। और भी कई 3-4 लोगों के साथ में मिलने का वहां पर हमको अवसर प्राप्त हुआ। ये दिव्यांगजनों के अंदर कौशल विकास योजना के माध्यम से, दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से दिव्यांगजन अपना कार्य प्रारंभ कर सकें,
आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की गतिविधियों को बढ़ा सके, परिवार में योगदान दे सके, उस समाज के विकास में भी योगदान दे सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर कोविड के दौरान हमने देखा कि एक बहन दोनों पैर नीचे वो हाथों से जाती थी, उसको हमारे विभाग के द्वारा उसको ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। अब वो ट्राईसाइकिल लेकर लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई कहीं जा नहीं सकता था, लोग घरों में थे। उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, 2 बच्चे थे, लेकिन उसके अंदर जीवन को जीने का उत्साह है, परिस्थितियों से लड़कर राह बनाने का उसके अंदर आत्मविश्वास। उस ट्राईसाइकिल के माध्यम से उसने जिला अस्पताल में जाना शुरू किया। उस जिला अस्पताल में जब जाती थी तो अपना बिस्कुट के पैकेट, प्लास्टिक के डिब्बे, ब्रश, पेस्ट, साबुन, इस तरह का जो जरूरी सामान वहां पर अस्पताल में जो सहयोगी आदेशों के लिए लगता था, वो सामान लेकर उसने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा भी रही है। उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में किसी के आगे हाथ नहीं पसारा, बल्कि मेहनत और परिश्रम के आधार पर हमको खुद अपने जीवन की राह को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी वो जीवन में और इस तरह की स्थितियों का सामना न करना पड़े, उनको शिक्षित करना है, संस्कारित करना है। तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम इस काम को कौशल विकास और कौशल विकास के बाद ऐसे दिव्यांग जो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको दिव्यांगता वित्त विकास निगम के माध्यम से लोन स्वीकृत कम ब्याज की दर पर लोन स्वीकृत कराने के काम में भी उस सक्षमता के साथ में आगे लगा हुआ है। फिर दिव्यांगजनों के लिए खेल, मनोरंजन, अभी दिव्यांगजनों के लिए खेलों के लिए ग्वालियर में एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया जा रहा है। वो इस वर्ष तक वो प्रारंभ भी होने वाला है। उस दिव्यांगता खेलकूद केंद्र के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को तरह तरह के खेलों का प्रशिक्षण वहां पर उस केंद्र के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें अच्छे कोच की वहां पर व्यवस्था की जाएगी। अभी आपने देखा टोक्यो में हमारे यहाँ के जो दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए, पिछले बार से 19 खिलाड़ी गए थे और 4 मेडल जीत कर आए थे, लेकिन इस बार 54 खिलाड़ी हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीत के आए। ये बताता है कि दिव्यांगजनों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दिव्यांगजनों के लिए, चाहे वो खेलकूद की गतिविधियां हों, चाहे वो शिक्षा की गतिविधियां हों तो छात्रवृत्ति के माध्यम से, चाहे वो कौशल विकास की गतिविधियां हों, और उनके अंदर अगर किसी तरह की कला है, उस कला को भी जीवन में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का, आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कला शक्ति केंद्र के माध्यम से अभी तक 5 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। और इन दिव्य कला शक्ति के कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया, एक कार्यक्रम का आयोजन बालियों की सभागार में लोकसभा में किया गया, बाकी 3 अन्य स्थानों पर किए गए। इस दिव्य कला शक्ति केंद्र के माध्यम से भी और हम दिव्यांगजनों के अंदर, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर वो समाज के लिए उपयोगी हैं, देश के लिए उनका योगदान है, इस तरह का भाव उनके अंदर करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ में, चिली गवर्नमेंट के साथ में और द्विपक्षीय समझौते, ताकि हम अपनी योजनाओं को एक दूसरे के साथ में शेयर करके और इस काम को और भी कितने अच्छे ढंग से किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ में भी एमओयू पर हस्ताक्षर करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो दृष्टिबाधित हमारे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र 2015 में इसकी स्थापना की गई और इसी तरह से 2019 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में, ये 2 संस्थानों के माध्यम से इस क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग इस काम को काफी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जो ISL-RTC के माध्यम से वो 10,000 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है, जिसके माध्यम दिव्यांगजन इसके उपयोग करके और अपनी गतिविधियों को, अपनी शैक्षिक गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से बढ़ा सके। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पुस्तकों का डिजिटल रूप में रूपांतरण किया गया है, जिससे दिव्यांग छात्रों के लिए
अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में काफी सुगम्यता मिल रही है। कक्षा 6वीं से और 12वीं तक की पुस्तकों के लिए भी दिव्यांग छात्रों के लिए उसके लिए भी डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए हम लोग उस दिशा में भी काफी तीव्रता से लगे हुए हैं। आउटरीच विस्तार केंद्रों के लिए 13 नए समग्र क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं और दिव्यांगजनों के खिलाड़ियों के लिए ग्वालियर का केंद्र, जैसे मैंने आपको बताया, एलिम्को के माध्यम से हमारे देश में जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करने का काम जो किया जाता है, इस काम को और भी अच्छा बनाने के लिए 365 करोड़ रुपए की राशि से, जिसमें 200 करोड़ रुपया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और 165 करोड़ रुपया एलिम्को के द्वारा दिया जा रहा है। अब इसमें बरसों पुरानी मशीनें लगी हुई थी, वो बरसों पुरानी मशीनें आज की आवश्यकताओं के अनुरूप, मांग के अनुरूप उतना बड़ी मात्रा में वो सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो सारी की सारी मशीनें बदलने का काम किया जा रहा है और उन मशीनों को भी हमारे देश में बनी हुई मशीनों को उसमें लगाया जा रहा है, जो राजकोट में और मुंबई में बनी हुई है। यहाँ पर भी आत्मनिर्भर भारत की भावना को और उस एलिम्को में जब काम को मशीन कर किया जा रहा है उसमें जोड़ा जा रहा है। एलिम्को के साथ ही साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन के लिए एक बैम्बो कैन प्रदान करने के लिए 60 साल के बाद बुजुर्गों में पैरों में सुविधा होने लगती है, दृष्टि कम दिखाई देने लगती है, तो उनको रास्ते पे चलना 65 साल 70 साल तक पहुंचते कठिन हो जाता है। उनके लिए बैम्बो कैन, और वो बैम्बो कैन हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वहां पर छड़ी का निर्माण करके एक और जहां हमारे देश में निर्मित सामग्री को वहां पर नॉर्थ ईस्ट के हमारे बंधुओं को उस काम में जोड़ने का भाव जुड़ेगा। दूसरी और बड़ी संख्या में उन बैम्बो कैन का निर्माण करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये बैम्बो कैन प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही साथ हमारे देश में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक पहचान केंद्र 0 to 6 ईयर बच्चे को अगर प्रारंभ में उसकी डिसेबिलिटी की पहचान जितने जल्दी पहचान हो जाती है उतने जल्द उसके इलाज के लिए कदम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जितना अगर लेट हो गए तो लेट हो जाने पर उनकी पहचान होना, उसके फिर इलाज के लिए फिर उसके लिए पहल करना कठिन काम हो जाता है। जैसे जो बच्चा सुन नहीं पाता है, और जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बच्चा बोल भी नहीं पाता है, और इसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से 0 to 5 ईयर तक ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होती है। 5 साल से ज्यादा का बच्चा हो जाएगा तो वो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं हो पाती है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में की गई और आज लगभग 4100 से ज्यादा ये बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करके वो बच्चे आज सुन भी पा रहे हैं और वो बच्चे बोल भी पा रहे हैं। विभाग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हमारे जो इस तरह से दिव्यांगता से ग्रसित हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, उन सबके लिए वो संवेदनशीलता के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में जो इम्प्लांट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट होता है, वो भी बाहर से बुलाया जाता है, लेकिन उसको DRDO के माध्यम से अनुसंधान करने में हम लगे हैं कि वो हमारे यहाँ ही बनने लगे, हम इसमें सफलता प्राप्त कर लें। और इसमें सफलता प्राप्त होने के परिणाम ये होंगे कि जो लगभग 3 लाख रुपए इसमें खर्च होता है वो हमारा खर्च बचेगा और हम और भी ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करके, जहां एक और उस बच्चे के जीवन में सुगम्यता, उनके उस परिवार के माँ बाप में उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव, और बच्चे को लेकर जो ऐसे अभिभावक चिंतित रहते हैं, जिनका जब जिस परिवार के बच्चे का ये हो जाता है, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है। मैं कानपुर गया था, वहां पर इस तरह के जिन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ था उन बच्चों को मैंने बुलाया था, उनके पेरेंट्स आए थे, और वहीं से वर्चुअल के माध्यम से मुंबई में जो हमारा केंद्र है वहां पर बच्चों का जो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ वहां पर उन बच्चों को बुलाया था, उनसे वर्चुअल माध्यम से मैं बात कर रहा था। एक बहन से मैंने पूछा कि आपका ये बच्चा जो जब बोलता नहीं था आपको कैसा लगता था, और ये बच्चा जब इसकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद बच्चे ने पहला शब्द क्या बोला, और जब बच्चा पहला शब्द बोला तो आपने किस तरह की अनुभूति ली? उस बहन से जब मैंने पूछा, उस बहन की आंखों में आंसू आ गए और उस बहन ने कहा, हम अपने बच्चे को लेकर हम ये सोचते थे कि हमारे जीवन में कितना अंधेरा है, ये अंधेरा कभी छटेगा कि नहीं छटेगा,
हमारा बच्चा कभी बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, इस तरह की निराशा के झंझावात में हम अपने दिन निकालते थे। लेकिन भारत सरकार की इस योजना के बारे में जब जानकारी मिली, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के बारे में जब हमको जानकारी मिली, इस योजना के बारे में जानकारी मिलने के बाद हम केंद्र में गए कानपुर में, वहाँ डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया। फिर उसको परीक्षा करने के बाद हमको कि इस तारीख को आपको अपने बच्चे को लेकर आना है, और उस बच्चे का जब वो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद उस बच्चे ने बोले कि जब पहला शब्द पापा बोला, तो बच्चे ने पहला शब्द पापा बोला तो बोले हम पति पत्नी की आंखों में इतनी देर तक आंसू आते रहे कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर का ये कैसा चमत्कार है जो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे बच्चों के बारे में विचार कर रहे हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसको बढ़ाने का काम उसके द्वारा किया जा रहा है। वो बच्चा आज बहुत अच्छे ढंग से खेल रहा था। ये सारे के सारे बच्चे, वो बच्चा कुछ ज्यादा ही मतलब एक्टिव था। इस कारण से मैंने उस बच्चे को बुला उसके बारे में पूछा था। जिन परिवारों के बच्चों का ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी विभाग के द्वारा हो रही है, उन परिवारों की खुशियों का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। उसका अनुमान तो वो परिवार ही लगा सकता है, उसका अनुभूति तो वो परिवार ही कर सकता है जिसके परिवार के बच्चों को एक नया जीवन मिलता है। सरकार इस तरह की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, इसी तरह सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से एक और जहां स्कूलों में रैंप के माध्यम से, ड्रिल के माध्यम से, सरकारी भवनों में, फिर सरकारी अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से एक बदला हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है। आप भी जब रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो देखते होंगे कि सीढ़ियों के साथ साथ वहां पर रैंप बना हुआ है, जहां से दिव्यांगजन व्हील चेयर के साथ में या उस रैंप का उपयोग करके चल के वहां से जा रहे हैं, बच्चे वहां से जा रहे हैं। एयरपोर्ट में दृश्य देखने को मिलता है, अस्पताल में दृश्य देखने को मिल रहा है। यही तो बदला हुआ भारत है। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और विभाग इस दिशा में काफी प्रगाढ़ता के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जो हमारा यूडीआईडी कार्ड बनाने का काम दिव्यांगता विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, लगभग 73 लाख के आसपास वो दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड अभी तक बन चुके हैं। हम सभी राज्य सरकारों के सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं निरंतरता के साथ में। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हमारा यूडीआईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो, ताकि दिव्यांगजनों को कार्ड के माध्यम से सारी सुविधाएं प्राप्त होने में और असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। मैं आज के इस अवसर पर मैंने अपने विभाग के संबंध में छोटी मोटी जानकारी आप सबके सामने रखने की पहल की, और आप भी कुछ संभावित जानकारी जो जानना चाहेंगे उनको मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जी, अभी हम सवाल जवाब सामने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 8 साल को लेकर जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो पहल थी, छोटे छोटे कदमों से लेकर बड़े बड़े स्तर पर तक जो योजनाएं काम कर रही हैं, उनका एक लेखा जोखा, उनकी एक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग काम करते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग और साथ ही साथ दिव्यांगजन के कल्याण से जुड़ा विभाग। और दोनों ही विभागों के सचिव महोदय भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर आर सुब्रमण्यम जो सामाजिक न्याय विभाग के सचिव हैं और श्रीमती अंजलि भावरा जी जो डिसेबिलिटी विभाग की सचिव हैं। तो आपके जो भी सवाल होंगे वो मंत्रालय जो काम कर रहा है उसके संदर्भ में ही आप पूछिएगा। जो बात कही मणिपुर के आगे की आपने बात बताई, मैं भी 10-12 दिन पहले ही नागालैंड गया था और नागालैंड में विभाग के द्वारा जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जैसी घटनाएं आपने उस स्थान की बताई, देश में और भी जहां पर इस तरह की घटनाएं आती हैं, विभाग के द्वारा जो परीक्षण कैंप लगाए जाने के जो कार्य प्रारंभ किया गया है वो ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। हम अपने लोकसभा के सभी साथियों से भी ये आग्रह करते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल पर परीक्षण कैंपों का आयोजन करें और उन परीक्षण कैंपों के माध्यम से इस तरह के दिव्यांगता से ग्रसित जो भी लाभार्थी आपके संज्ञान में आते हैं उनकी जानकारी हम लोग को भेजें, और वो जानकारी प्राप्त होने के बाद एक और जहां उनके लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की सुविधा उन तक पहुंचे,
वहीं इस तरह के जो आपने दर्शीवादी लोगों के बारे में बताया उनको भी पूरा करने के लिए और हम काफ़ी उसके साथ में लगे हुए हैं। राज्य सरकारों के साथ में भी लगातार हम लोग की बातचीत होती रहती है और ऐसे संज्ञान में कई इस तरह के मामले अगर आते हैं तो हमारे सीआरसी के सेंटर भी वहाँ पर हम लोगों ने बनाए हैं। उस सीआरसी के सेंटर के माध्यम से भी वहाँ पर पहुँचकर जो हमारा दिव्यांगजन है, सरकारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया, इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है और सबके सामूहिक प्रयासों से इसको बनाए जाने के लिए हम लोगों ने इस बार 75 आज़ादी के 75 वर्ष से तो हमने 75 जिलों को हमने लक्ष्य बनाया है कि 75 जिलों में और 90 जिलों में, तो 90 दिनों के अंदर हमको इन जिलों में पूरी जो वहाँ के जितने इस तरह के जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी यूडीआईडी के कार्ड बनाने का काम हमको पूरा करें। सोचा सामने लाया है। ये चर्चा इसीलिए होती है कि समाज के साथ जब संवाद होता है, उस संवाद में जो बिंदु निकल कर आते हैं उन बिंदुओं के माध्यम हम अपने काम को और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से। मैं आपके प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा ये प्रकाश डालूंगी। जहाँ तक आपने ये कहा कि यूडीआईडी कार्ड बनता कैसे है, यूडीआईडी एक सेंट्रल पोर्टल है। आफ्टर ऑल यूडीआईडी बनाने का मतलब ये है कि हम जो है यूडीआईडी का जो हमने शुरू किया है, हमने 1 जून 2021 को ये कहा गया कि अब जो भी कार्ड बनेंगे दिव्यांगता के वो यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से बनेंगे, जिसके बारे में एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि हर एक को एक सिस्टम के माध्यम से सिस्टम में आना पड़ेगा, दैट इज अ यूडीआईडी पोर्टल। जहाँ तक आपने बात करी कि राज्य सरकार का सहयोग क्या है, राज्य सरकार का अल्टीमेटली एक पोर्टल पे आने के बाद जब आप एक सिस्टम में आ जाते हैं, उसके बाद जो आपकी डिसेबिलिटी का असेसमेंट होता है वो मेडिकल टीम के द्वारा किया जाता है। This is a cumulative achievement. So kindly note, this is the cumulative achievement from 2014-15 onwards. That number is correct. This is if you normally what we do is that every year we cover about 1.3 crore OBC students and then about 90 lakh SC students. So this is the number. So if you just count it is exactly correct. So जी। they अगला सवाल। drop out. No, dropouts will not get scholarship. ये अभी क्या स्टेप्स ली जा रही हैं, इज इट इन प्रोसेस? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज मैनुअल स्कैवेंजर्स का इशू हर बार पार्लियामेंट में आता है और उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है। सो मिनिस्ट्री उसके बारे में क्या कर रही है ताकि सीवेज डेथ्स आगे ना हो? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन? सीनियर सिटीजन होम के बारे में प्रश्न पूछा। वहाँ पर जो एनजीओ इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका सोशल ऑडिट का भी अच्छी रिपोर्ट है, ऐसे एनजीओ के माध्यम से वहाँ पर सीनियर सिटीजन होम प्रारंभ करने के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया मैनुअल स्कैवेंजर के संबंध में, जहाँ तक मैनुअल स्कैवेंजर का सवाल है तो 54,098 मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफाई हुए थे, जिनको प्रति को 40,000 रुपये एक मुश्त उनको पैसा दे दिया गया है। अब मैनुअल स्कैवेंजर के संबंध में राज्यों के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। जो लोग सीवर टैंक साफ करने के काम में लगते हैं उसके लिए भी बगैर लाइसेंस है और इस काम को करना प्रतिबंधित माना गया है कि लाइसेंस लेकर, प्रशिक्षण लेकर, उपकरणों से मशीनीकरण के रूप में इस काम को किया जाना है। और जो इसके लिए हमने इसके संबंध में हमारी स्कीम तो शीघ्र हम लाने वाले हैं। अभी जो इस संबंध में लगे हुए जो लोग हैं, सफाई के काम में लगे हुए जो परिवार हैं, सफाई कर्मचारी जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों में उनको सफाई के काम से बाहर निकालकर वो अपना रोजगार काम प्रारंभ कर सकें। Employment creation, we have two major schemes by which we are addressing. One is the self-employment loans and then assistance for self-employment through National SC Finance Corporation, BC Finance Corporation, Safai Karmacharis Finance Corporation, Handicapped Finance. So we have four organizations through which we have been giving loans.
the exact number, year-wise data is available, we'll furnish it. But this is a very important focus area for us. We are, as Honorable Minister has mentioned, this time we have relaunched our efforts for SC employment generation by what is called as a PM Ajay, Anusudit Jati Abhyuday Yojana. So under this, we are bringing in a very important component of creating sustainable employment for the SC households. So a large number of projects, more than 2,000 projects are already submitted by the state governments. So we are going to launch it in a big way, and this will bring a huge difference in terms of the employment. About the SCED scheme, that is the scheme which has been just launched in this very August place. That scheme is now in operation. So we have called for applications from the people and the state governments for sanction of houses, and also for providing skill and also education. So this process is currently on, and we are expecting that the first lot of beneficiaries will be sanctioned in the month of August. और जिसमें 14 जून का डेट नोटिफाइड है। ये डेट भी पहले सब विचार विमर्श करने के बाद राज्यों से कैब की मीटिंग में ही डिसाइड किया गया था, और हम लोग अब कैब की मीटिंग जो है वो 24 जून को दोबारा हो रही है, जिसमें सब राज्यों का एक असेसमेंट भी लिया जाएगा कि वो अपने बताएंगे कि उन्होंने कितना काम कर लिया है और कितना काम हम लोगों ने एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करना था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में, उसका भी एक समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर आगे का कार्रवाई के लिए विचार विमर्श किया जाए। कैब की मीटिंग जो कि 24 जून को शेड्यूल्ड है। There are certain targets which were there for the retrofitting of certain buildings which had been identified by the central government in their central premises, basically public government, and it had 3 components. One was of infrastructure, second was of ICT, and third was regarding the transportation. So work is already in progress in that, and we have sufficient data. We can give you separately that data, that how much targets we have achieved, and simultaneously we are doing other things also which will be part of discussion in the CAB meeting on 24th of June. आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं जब गांव में जाता हूँ, कई बार इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो लोगों को, हितग्राहियों को समझाने का प्रयास भी करता हूँ। ये सबसे पहले समाज ने इस बात को पहल करना पड़ेगा। कई बार गांव में देखने में आता है कि किसी व्यक्ति का आवास स्वीकृत हो गया, अब उसको तंत्र के द्वारा ये भ्रमित किया जाता है कि तुम्हारा नाम नहीं आया है, और उसको पता है कि इसका नाम आ गया है, तो फिर उसको वो परेशान करता है। सामने वाला व्यक्ति परेशान होकर और ये सोचता है कि हम अगर कुछ सुविधाएं देंगे तो हमारा मकान हो जाएगा। हम लोग इस बात को बार बार मना करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि इस बात को जनता के बीच में जाते तो उनको समझाते हैं कि देखिए, जो शासन की योजना है जिसमें आपका नाम उसमें सूची में आ गया तो आपको मिलना ही उसका लाभ, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आप जल्दबाजी करके उसमें आगे गलत मार्ग पर मत जाइएगा। पर व्यक्तियों को ये लगता है कि हम शायद इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। कुछ लोग जो मान जाते हैं कि हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम इस योजना का लाभ हमको भले ही बाद में मिल जाएगा, पर हम गलत रास्ते से जाकर उसको पाने का प्राप्त नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा वक्त जरूर लगता है उनको, लेकिन बगैर उसके उनका काम हो जाता है। वही समाज में दूसरे तरह के दृश्य भी देखने को आते हैं। जहाँ तक आपने इस तरह की जो बात उठाई है, इसमें सबने सामूहिक रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी एक जगह से इस बात को केंद्रित करके समस्या का पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जा सकता है। इसको लेके पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सब जनप्रतिनिधियों ने, सब प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी का अनुभव करते हुए कि हम समाज के लिए हैं, समाज ने हमको अपना काम करने का दायित्व दिया है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ हमारा कर्मचारी हो, अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सबने मिलकर इस तरह के कदम उठाना पड़ेंगे, पहल करना पड़ेगी, तभी इन चीज़ों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। This year, government has started a major reformulation of the scheme for the SC scholarships, because this same problem was there
so many complaints were there. For the first time, we started a direct benefit transfer of money into the accounts of the students. 41 lakh people have been already transferred, about 2,500 crores this year alone, the scholarship. And this is going to gather pace. And in this coming year, we are going to further improve this. So, DBT is one major weapon with us to do away with intermediaries, leakages, and corruption. इन 8 वर्षों में जो बदला है दृश्य, वो शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो पहले नहीं दिखाई देते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आज समाज में आया है और समाज उसको बदलाव को तो अनुभव कर ही रहा है। सारा देश इस चीज को देख रहा है। लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन क्षेत्रों में ये पहले अगर नहीं की गई होती तो शायद हमारा आवास कभी बन नहीं पाता, हमारे गांव में पानी कभी पहुंच नहीं पाता। तो शिक्षा, कौशल विकास, स्वावलंबन, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पहल की गई हैं, वो पहले केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। 8 साल पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत कठिन थी, लक्ष्य बहुत दूर थे, लेकिन मन में एक काम करने का विश्वास था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार, उस दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए गए, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि ना मैं सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे बड़ा जो काम हुआ है इन क्षेत्रों में, जो मैंने बताया पूर्व में कि जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, वो उपलब्धियां तभी अर्जित हो पाई जब सरकार ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाया। और आज भारत उस स्थान पर पहुंचा है। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, लेकिन उस चुनौती को हमने पार किया और आज पूरा विश्व भारत की ओर, भारत के आत्मविश्वास के साथ में आत्मनिर्भरता तक की तरफ बढ़ते हुए कदमों की ओर देख रहा है। यही एक बदला हुआ भारत है, जिस भारत को विश्व में पहले ये सोचता था कि भारत तो ये काम कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन आज चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की बात हो, भारत ने हर क्षेत्र में चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उसमें शासन की और समाज की सहभागिता जोड़ते हुए आज हम जहां पर पहुंचे हैं, अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ। काम हमारा निरंतरता के साथ में हमको भी चलते जाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त करना कर लो, तब तक अनवरत रूप से चलते रहो। और आज हमारी सरकार का मूल मंत्र है कि चरैवेति 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 चरैवेति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सबका सामूहिक प्रयास। उस बिंदु तक जब तक हम पहुंचते नहीं हैं, तब तक रुकने का काम नहीं है। तब तक हमको लगातार चलते जाना है और सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है। Every scheme of the government has been analyzed, redrawn, keeping in view the implementation issues. And the targets for 2025-26 have already been finalized, target and also allotment. So we have a very clear direction as to how the scheme will be implemented, to how many people it will be implemented, where it will be implemented. So there is a lot of clarity. In the case of the Divyangjan department. And sir, if with your permission, I would like to add one point.
कि earlier prior to 2014 there used to be only one scholarship scheme for Divyang. Now we have 6 parts of scholarship which covers their education from 9th onwards. The scholarship is given from 9th onwards into various categories. So now we have, so that is a change, we can talk about change. That is a change that has been brought after 2014. बुंदेलखंड में अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ष अगर बारिश आ जाती है तो मालूम पड़ा कि 2 वर्ष वहाँ पर बारिश आई नहीं, अक्सर सूखा पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को पार करने की दिशा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय केन बेतवा नदी को जोड़ने का योजना बनाई गई थी, लेकिन बीच में यूपीए की सरकार आई, इस योजना को रोक दिया गया। अभी पिछले माह ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए 44,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और वहां की जनता के मन में इतना विश्वास का भाव, इस योजना को लेकर इतना उत्साह है। बुंदेलखंड का व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, घास की रोटी खाने जैसी स्थिति तो कभी नहीं आई। वहां की मिट्टी इतनी उर्वरा है कि बुंदेलखंड का व्यक्ति उस मिट्टी में भी एक तरह से पत्थर से पानी निकालने का काम करता है। और जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया गया, देश के बाकी हिस्सों में भी ये नदी जोड़ो अभियान से और बहुत बड़ी मात्रा में कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन होने वाला है। सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है, हमारे यहाँ से सोयाबीन दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। बुंदेलखंड का गेहूं पूरे देश में सबसे उत्कृष्ट का गेहूं माना जाता है। मेरा नेटिव प्लेस सागर है, मैं वर्तमान में सागर टीकमगढ़ से 3 बार से वहां से सांसद होकर आ रहा हूँ। सागर में खुरई है और खुरई का गेहूं चाहे आप दिल्ली के किराना मार्केट में देखिए चाहे मुंबई के, वहां पर कैलेंडर लगा रहता है 25 किलो के पैकेट, 50 किलो के पैकेट मध्य प्रदेश का छना बिना गेहूं खुरई का यहाँ मिलता है। मध्य प्रदेश विशेष रूप से बुंदेलखंड उर्वरा दृष्टि से बहुत सक्षम क्षेत्र है और इस सक्षमता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में काफी गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है और 2047 तक जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है, इस लक्ष्य में पूरा समाज, पूरा देश जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, 2 कदम सरकार चलेगी, 2 कदम समाज चलेगा और कदम से कदम मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2047 में हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में से नहीं होंगे, लेकिन उस समय जो देश होगा, जिन ऊंचाइयों पर होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, आज का जो हमारा बच्चा है या 10 साल का हमारा बालक है, 2047 में जिन उपलब्धियों पर वो गर्व करेगा, वो गर्व करने की आधारशिला को, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर भी हमारे समाज के ही एक हिस्से हैं। जिस परिवार में कोई ऐसा बच्चा होता है, माँ बाप उस बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं या घर से बाहर कर देते हैं। जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, जिसने हम और आपको दुनिया में लाया है, हम आपके बीच में ऐसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता के साथ में उन पर विचार करने की आवश्यकता है। और पिछले दिनों सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस्माइल योजना प्रारंभ की गई ट्रांसजेंडर के लिए और बेगर्स के लिए। गरिमा गृह और आश्रय गृह के माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के जीवन में भी बदलाव लाना चाहते हैं।
वो ट्रांसजेंडर में भी आज दूसरे दृष्टिकोण से सोचने का भाव उनके अंदर भी आ रहा है। ट्रांसजेंडर भी अपने आप को, जैसा कि आपने बताया कि चौराहों पर भीख मांगते हुए दृश्य नजर आते हैं, ये किसी भी समाज के लिए दुखदायी दृश्य होते हैं। लेकिन अब ट्रांसजेंडर पढ़ने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसजेंडर गर्भागृह के माध्यम से कौशल विकास के काम के साथ भी जुड़ रहे हैं। रायपुर में गर्भागृह से और पढ़कर 12 वहां से हमारे पुलिस में हमारे ट्रांसजेंडर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक ट्रांसजेंडर पायलट का करने का काम भी उसका चयन हुआ, उस काम को भी करने के लिए जाना। रेशमा प्रसाद नाम का एक ट्रांसजेंडर मुझे मिला, यहां वकालत कर रहा है दिल्ली में ही। मैं भूपेंद्र यादव जी के यहाँ गया था, उनकी बेटी की शादी थी। रेशमा प्रसाद वहां पर आए थे और वो वहां पर अतिथियों का स्वागत आवगत करने का काम कर रहे थे। ले जाकर उनको बैठने का कहां पर स्थान, उनको ले जाकर वहां पर बिठवाने का काम कर रहे थे। भूपेंद्र यादव जी देश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं, वरिष्ठ मंत्रियों में उनकी गणना होती है। एक साहसिक प्रयास उन्होंने किया। हमारा आपके घरों में जब कोई सुख का समय होता है तो उस समय ट्रांसजेंडर बधाइयां देने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कोई ऐसा आयोजन हो रहा है और उस आयोजन में हमको ट्रांसजेंडर की भी भागीदार सहभागिता उसमें जोड़ना है। मैंने भूपेंद्र यादव जी से जब मिला तो मैं उनको बधाइयां दी, उनको अभिनंदन किया कि वास्तव में आप अभिनंदन करने लायक हैं। आपने बहुत साहसिक निर्णय लिया। तो जैसा मैंने बताया कि 12 पुलिस में गए, पायलट बन के, वकील बन के। सामाजिक सोच में बदलाव लाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदलने का काम और इस स्माइल योजना के माध्यम से हम सब लोग इस काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अंडर द न्यू लॉ ऑफ प्रोसेस बनाया था, तो उसको बढ़ाने के लिए, बिकॉज इतने लोग सामने नहीं आ रहे अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, सो वो चैलेंज है। उसको कैसे आप जोड़ने का सोच रहे हैं, कैसे लोग आएँ और रजिस्टर करें, क्योंकि वो नंबर 6000 4000 मतलब we have lakhs of them, so what is the problem? So we want to recognize their pride of place in the society. So it's an initial first step. There are people who are ginger about it. I think to start with, some people only are trying, but I think as they find use of it, they will be they will tell others to register and then get it. As you know, the process is very simple, and nobody needs to go anywhere. It's purely online process, and you can, and then there is a way to monitor if there are any delays. So I have a feeling that this is going to further catch pace, and we also work with the community organizations in order to ask them to encourage others to apply and take. I'm sure it will catch. Community organizations, they have very strong community organizations in Transgender, so we work through them, and that's a very effective way to move. बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया के साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और डॉक्टर आर सुब्रमण्यम जी और मिस अंजलि भावरा जी हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल जो हैं, एक तरफ 60 साल, दूसरी तरफ 8 साल को अगर देखें तो इन 8 सालों में देश ने बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की, और वो उपलब्धियाँ इस महीने में नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने साथ ही गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इन सारे वर्ग के लोगों के लिए जिस इच्छा शक्ति के साथ में कार्य करना प्रारंभ किया, लोगों के लिए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये जो कुछ देखने को मिला है, ये कुछ हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है इतनी कम समय में।
ये तो सोचा ही नहीं था। और उनको लगा कि ये सही मायने में कोई राजनेता ऐसा आया है जो उनके बीच का है, जो उनकी पीड़ा को समझता है, जो उनकी आवश्यकताओं को समझता है। उस सरकार के द्वारा उन योजनाओं का लाभ जब समाज को जब मिलना प्रारंभ हुआ, तो आपने देखा कि 2014-2019 और उसमें जो परिणाम आए, ये देश की जनता के विश्वास के आए। देश की जनता ने अनुभव किया कि यही वो नेतृत्व है जिस नेतृत्व के तले देश भी सुरक्षित है और समाज को उन वर्गों का विकास भी संभव है। और जब अनुसूचित जाति का बच्चा वो शासन की योजना का लाभ लेकर देश से लेकर उसको ओवरसीज तक जाने का लाभ जब मिलता है, तो उसके लिए सपने जैसी बात है। गरीब परिवार का बच्चा जो शहर में आके नहीं पढ़ सकता, लेकिन शासन की योजना से जब वो वहाँ तक जाता है तो उसको लगता है कि हमारी पालक सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे संरक्षक हैं,